बर्बाद बांग्लादेश, कंगाल पाकिस्तान, दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र बन चुके हैं। दोनों के बीच रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। आजादी के बाद एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, दोनों देश अब दोनों हिस्सों में अलग अलग बंट गया। एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान बन गया। उस वक्त जब पूर्वी पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए शख्स को जब पश्चिमी पाकिस्तान शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया जाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान आतंकियों का सरपरस्त है, सरगना है, आतंकवादियों को पनाह देता है। यह बात वैश्विक स्तर पर सभी समझ चुके हैं। लेकिन आज उसी के साथ भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने वाला बांग्लादेश मित्रता के लिए कदम बढ़ा रहा है और हथियारों के लिए उसने एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट दिया है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान से, जिसको खुद भीख में हथियार मिले थे, वो अब बांग्लादेश को हथियार सप्लाई करेगा। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं अपना खास कार्यक्रम कि बांग्लादेश बर्बाद हो चुका है। इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन आज पहले आपको बताते हैं कि खबर में क्या कुछ खास है। देखिए, सबसे पहले भारत के दुश्मन पाकिस्तान को बांग्लादेश ने क्यों दिया तोप, टैंक के गोले और आरडीएक्स का बम्पर ऑर्डर? आखिर क्या जरूरत पड़ गई बांग्लादेश को? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? आखिर दोनों की मंशा क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही शेख हसीना बांग्लादेश भागकर भारत आ गई और दोनों देशों के बीच अब समझौता हो रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच। वहां पर अंतरिम सरकार के मुखिया हैं और उनको कभी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आखिर अब वो मिलकर क्या साजिश रच रहे हैं और क्यों दिया है इतना बड़ा ऑर्डर? इस पर आज हम बात करेंगे। खबर में और क्या खास है आगे आपको बताते हैं। देखिए, 40 टन आरडीएक्स गोला बारूद का क्या करेगा बांग्लादेश? 40 टन आरडीएक्स आखिर किसके साथ युद्ध लड़ने जा रहा है? पाकिस्तान के साथ हथियार लेने के बाद बांग्लादेश क्या साजिश रच रहा है? आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे, ये भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर खबर में और क्या खास है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के खिलाफ खतरनाक चाल चल रहे हैं क्या? यानी दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ क्या खतरनाक चाल चल रहे हैं, वो आज हम आपको अपने इस खबर में बताएंगे। तो बांग्लादेश ने जैसे ही पाकिस्तान से हथियारों को लेकर बातचीत शुरू की, क्या भारत के ऊपर संकट आ गया है कोई? क्या अब बांग्लादेश की सरहद से भी अब चौकन्ना रहना पड़ेगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। शांति का नोबेल जीतने वाले यूनुस को बांग्लादेश में बैंकर ऑफ पुआर्स के नाम से जाना जाता है और यही मोहम्मद यूनुस अब साजिश रचने की खबर सामने आ रही है। ये साजिश रच रहे हैं, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को ये रोक नहीं पा रहे हैं, बर्बरता हो रही है और इनको कभी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आज ये खामोश हैं। पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं, जिस पाकिस्तान में यहीं के रहने वाले, उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के खिलाफ ज्यादती की, घर में घुसकर उस वक्त मारा था इन्हीं पाकिस्तान वालों ने। और आज उनके साथ यही मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार दिया गया था, वो अब उनके साथ हाथ मिला चुके हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से गोलाबारी और बारूद की बड़ी डील की है। बांग्लादेश ने गोला बारूद की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान से डील की है। ट्रिब्यून ने सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि बांग्लादेश से हजारों राउंड गोला बारूद का ऑर्डर 3 चरणों में दिया जाना है। यह चरण सितंबर से, यानी इसी महीने से शुरू हो जाएगा। यह पहली बार नहीं हो रहा है जब पाकिस्तान बांग्लादेश को गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान को बांग्लादेश ने क्यों तोप, टैंक और गोला और आरडीएक्स का इतना बम्पर ऑर्डर क्यों दिया, इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया?
इसके लिए थोड़ा सा इतिहास की गर्त में हमको जाना होगा समझने के लिए। पहले अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि शेख हसीना ने पहली बार भारत में शरण नहीं ली, ये दूसरी बार ली है। 1971 के युद्ध की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले भी शेख हसीना और उनकी बहन को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में शरण दी थी। इसको और गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास की और गर्त में जाना होगा। अगस्त 1947, जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया और भारत ने बड़े भाई के तौर पर भूमिका अदा की और उसको सहयोग किया, तो इस वक्त दो पाकिस्तान, एक पूर्वी क्षेत्र और एक पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल हुए। पूर्वी पाकिस्तान में देश की 56% आबादी रहती थी, पाकिस्तान की, उस वक्त के पाकिस्तान की, जो बंगला भाषा बोलती थी। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची, पश्तो और अन्य स्थानीय भाषाओं के बोलने वाले रहते थे। इसके साथ साथ भारत से पलायन करने वाले मुसलमान भी शामिल थे जो उर्दू बोलते थे। देश की आबादी में उनका हिस्सा केवल 3% का था। पाकिस्तान में उस वक्त चुनाव हुआ तो दो राजनीतिक दल थे, एक पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके मुखिया थे जुल्फ अलीकार भुट्टो, और एक पार्टी थी अवामी लीग, जिसके मुखिया थे शेख मुजिबुर रहमान। ये पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे। आपको बता दें कि जुल्फ अलीकार भुट्टो पश्चिमी पाकिस्तान के रहने वाले थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त मात्र 86 सीटें मिली थी और बहुमत को उस वक्त के पाकिस्तान को 151 सीटों की जरूरत थी, लेकिन पीपीपी हार गई, जबकि अवामी लीग को उस वक्त 167 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से बहुत ज्यादा। अगर 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 36% वोट मिले हैं, बीजेपी को। उस वक्त अवामी लीग को 37% वोट, 40% वोट मिले थे। सोचिए, 4% ज्यादा। लेकिन जब शेख मुजिबुर रहमान पश्चिमी पाकिस्तान शपथ ग्रहण के लिए जाते हैं तो जुल्फ अलीकार भुट्टो उस वक्त के तत्कालीन सेनापति याहिया खान के साथ मिलकर शेख मुजिबुर रहमान को जेल में डलवा देता है, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में बवाल शुरू हो जाता है, बगावत शुरू हो जाती है और शेख मुजिबुर रहमान को छोड़ दिया जाता है। हमने आपको यह कहानी क्यों बताई, इसको इस वक्त से जोड़ते हैं। उस वक्त जब पहली बार शेख हसीना भारत आई थी तो उनके परिवार को, उनके पिता समेत 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वक्त जो इल्जाम आया था वो तत्कालीन सेना प्रमुख पर आया था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का वहां सिक्का जमने लगा तो सेनापति ने पाकिस्तान के जरिए खालिदा जिया के पति, जो उस वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख हुआ करते थे, खालिदा जिया के पति, उनको मरवा दिया था। तो खालिदा जिया को लगता है कि शेख हसीना ने ही मेरे पति को मरवाया है, और शेख हसीना को लगता है कि खालिदा जिया की वजह से ही मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। तो ये वहां लड़ाई है पीपीपी, पाकिस्तान अवामी लीग के बीच और जमात के बीच, इन दोनों पार्टियों के बीच यही लड़ाई है। और ऐसे में अब पाकिस्तान का वही लोग, उसी पार्टी के लोग अब पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं जिस पाकिस्तान के तत्कालीन सेनापति ने खालिदा जिया के पति को बर्बरता के साथ मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए आज ये कहानी बतानी बेहद जरूरी है। शेख मुजिबुर रहमान की बेटी पिछले 4 साल से, जो शेख हसीना, वो प्रधानमंत्री चुनी आ रही थी। अब मुद्दे की बात करते हैं। बांग्लादेश के हथियार खरीदने पर भारत का भी ध्यान जाता है। कारण क्या है कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और इसकी चौथी तरफ बंगाल की खाड़ी है। इससे भारत यह सवाल करने पर मजबूर हो जाता है कि बांग्लादेश की सेना गोला बारूद का इस्तेमाल आखिर कहां करना चाहती है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान बांग्लादेश को गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन इस बार काफी बड़ी तादाद में आपूर्ति होनी है। इस गोला बारूद का इस्तेमाल तोपों में किया जाना है जो 30 मीटर से 35 किलोमीटर तक के बीच के लक्ष्यों को साधने में कायम है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अब आपको ग्राफिक भी दिखाएंगे, आपको पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी पीओएफ बोर्ड के निर्यात प्रभाग ने उत्पादन बढ़ाने के लिए
अपने सभी कारखानों को ऑर्डर की सूची भेज दी है। पीओएफ की ओर से हेवेलियन, संजवाल और गढ़वाल में कई विभागों के प्रबंध निदेशकों को भेजे गए पत्र में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सैन्य निर्यात का विवरण दिया है। निर्यात सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होकर दिसंबर में खत्म होने वाली 3 शिपमेंट में किया जाना है, लेकिन इस बार काफी बड़ी तादाद में आपूर्ति हो रही है। इस गोला बारूद का इस्तेमाल तोपों में किया जाना है जो 30 से 35 किलोमीटर के बीच में लक्ष्य साधने में कायम है। अब हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश क्या साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ। आते हैं, देखिए, हम आपको ले चलते हैं कश्मीर की ओर, क्योंकि वहां एक बड़ा मुद्दा है। तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद नया कश्मीर अब लोकतंत्र के पर्व यानी चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है जहां लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहा है। तख्ता पलटकर सत्ता हासिल करने के बाद सरकार और सिस्टम कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात इस्लामी से बैन हटते ही जमात के चीफ ने सीधे भारत को लेकर बयान दिया। इस बयान के साथ यह संदेश दिया गया कि अब बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में भी कट्टरपंथियों की दखल होगी। अब कौन कट्टरपंथी है जिसको कभी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इंसान कब बदल जाता है पता नहीं चलता। इसके पीछे भी एक कारण है। इनको बांग्लादेश में दरअसल यह हुआ करता था कि जब चुनाव होते हैं बांग्लादेश में, तो उस वक्त जो राष्ट्रपति होता है सारी पावर उसको दे दी जाती है, और उस वक्त इनको राष्ट्रपति बना दिया गया और इन्होंने दोनों को जेल में डलवा दिया, खालिदा जिया को भी और शेख हसीना को भी। इन्हीं साहब, इन्हीं सज्जन ने, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हीं सज्जन ने जेल में दोनों को डलवा दिया और 2 साल राज किया। इन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं। बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना के बाहर होने के बाद वहां की अंतरिम सरकार एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा रही है। बुधवार को कट्टरपंथी समूह से बैन हटा लिया गया और जमात इस्लामी पर शेख हसीना की तत्कालीन सरकार के वक्त आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का जो आरोप लगा था, और इसी के चलते जमात इस्लाम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अब इस प्रतिबंध को हटा दिया है। यूनुस की अंतरिम सरकार ने कहा कि इसके खिलाफ इन आरोपों को साबित करने में कोई सबूत नहीं है। अब हम आपको ग्राफिक भी दिखाएंगे। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जमात इस्लामी और उसके सहयोगी संगठनों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। जमात इस्लामी साल 2013 के बाद से बांग्लादेश का चुनाव नहीं लड़ सकती थी, लेकिन पार्टी के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि जमात इस्लामी अब अपना रजिस्ट्रेशन बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जमात इस्लाम क्या है। ग्राफिक के जरिए देखिए, हम आपको ग्राफिक भी दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बड़ा सवाल है कि क्या है जमात इस्लाम। भारत विभाजन से पहले 1941 में जमात इस्लाम का गठन हुआ। जमात इस्लामी के संस्थापक सैयद अबुल अला मौदूदी थे। विभाजन के बाद सैयद अबुल अला मौदूदी पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद पूर्वी धड़े में से बांग्लादेश जमात इस्लामी का जन्म हुआ। इस पार्टी का मूल मकसद खुदा की सल्तनत स्थापित करना था। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के कैसे करीब आया बांग्लादेश। देखिए अगले ग्राफिक पे दी, बांग्लादेश के संपर्क में कैसे आया ये देखिए। बांग्लादेश के संपर्क में पाकिस्तान आ गया कैसे? क्योंकि बाढ़ से विनाश से निपटने के लिए शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस से बात की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी सहमति जताई। क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि, दक्षिण एशियाई लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री शहबाज ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोहम्मद यूनुस ने उनकी काफी तारीफ की, साथ ही देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान की सराहना की। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की पेशकश की गई। वाणिज्यिक संबंधों, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने की गहरी इच्छा जाहिर की गई। यानी सिर्फ आज हम आपको बता रहे हैं कि न सिर्फ
हथियारों को लेकर बातचीत हुई है, बल्कि अब पाकिस्तान को बांग्लादेश यानी कि एक बर्बाद देश, कंगाल देश को अपना दोस्त बना रहा है। भारत में कई कहावतें प्रचलित हैं, दर्शक समझते होंगे, जब एक कंगाल एक बर्बाद दोनों मिलते हैं तो क्या हासिल होता है। इसलिए आज हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर ये क्या हुआ। ढाका में हुए इस बदलाव को पाकिस्तान के लिए दक्षिण एशियाई देशों के साथ फिर से जुड़ने के अवसर के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि 40 टन आरडीएक्स का बांग्लादेश आखिर करेगा क्या। पाकिस्तान को 3 किस्तों में यह हजारों राउंड गोला बारूद देने जा रहा है। आदेश दे दिए गए हैं। गोला बारूद का यह वितरण अब इस महीने से शुरू होगा और दिसंबर तक चलेगा। यह आदेश पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने के कुछ ही दिन बाद दे दिया गया। शेख हसीना का भारत के प्रति बेहद लगाव है। कारण 2। पहला कारण, शेख हसीना के पिता की बेहद मदद की। 1971 की लड़ाई में भारत ने बांग्लादेश का बेहद तरीके से साथ दिया। विश्व के इतिहास में, युद्ध के इतिहास की कोख में अगर झांक कर देखा जाए तो पाकिस्तानी 93,000 सैनिकों के सरेंडर की दास्तान आज भी अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और वो बांग्लादेश को आजाद कराने में, तत्कालीन पूर्वी बांग्लादेश को आजाद कराने की वो कहानी है। एक वो, और दूसरी ये कि उनको, जब उनके परिवार को 17 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया था, तो उस वक्त शेख हसीना, उनकी बहन जर्मनी में थी, उनको जर्मनी से सीधा भारत बुलाया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, और उनका विशेष लगाव भी वहां के हिंदुओं से है। उनके हटते ही हिंदुओं पर बर्बरता शुरू हो गई। उनके हटते ही पाकिस्तान के साथ अब बांग्लादेश के साथ वो रिश्ते बनाने जा रहे हैं ऐसे लोग जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब समझ सकते हैं कि बांग्लादेश बर्बादी के कितने करीब खड़ा है। यह पहली बार नहीं हो रहा है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों आपस में हथियारों को लेकर कोई संधि कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी खेप में, इतने बड़ी तादाद में दोनों के बीच हथियारों का आदान प्रदान होना एक बड़ा सवाली निशान खड़ा करता है और भारत को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि तीन क्षेत्रों से बांग्लादेश भारत के साथ है और एक बंगाल की खाड़ी में जाकर लगता है। इसलिए 3 जगह से अब भारत को अपनी सीमाएं मजबूत करनी होंगी। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में उठे आंदोलन इतना हिंसक हो गया था कि देश में तख्ता पलट हो गया और 15 साल से देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर काबिज शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि देश में अब मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाल रखी है, अंतरिम सरकार का गठन हो गया। देश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे देने और नई अंतरिम सरकार के स्थापित होने के ठीक 3 हफ्तों बाद ढाका ने पाकिस्तान से तोप खाने के लिए गोला बारूद की ताजा आपूर्ति का आदेश दे दिया। 3 किस्तों में यह गोला बारूद पहुंचाया जाएगा बांग्लादेश से पाकिस्तान को। 3 किस्तों में हजारों राउंड। आपको बता दें 40 टन आरडीएक्स किसी भी जगह को बर्बाद करने में, एक छोटे देश को, मुल्क को बर्बाद करने में 40 टन आरडीएक्स बहुत है। अब हम आपको बता दें कितना गोला बारूद निर्यात होगा। गोला बारूद का इस्तेमाल तोपखाने की बंदूकों में किया जाना है। 30 किलोमीटर से और 35 किलोमीटर तक के बीच वो लक्ष्य को साधने में सक्षम है। हालांकि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा अच्छे हथियार नहीं हैं, लेकिन वो बांग्लादेश को, जो खुद बर्बाद कंगाल बैठे, वो बांग्लादेश की मदद करने के लिए निकले हैं। न वो समझ रहा है, न वो समझ रहा है। आपको बता दें कि अब ये सितंबर में शुरू हो गया निर्यात और अब दिसंबर तक ये निर्यात चलेगा। इसमें 40,000 से ज्यादा गोला राउंड बारूद और विस्फोटक के लिए मोम की स्थिरता में 40 टन आरडीएक्स। और मोम की स्थिरता मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा आरडीएक्स जिसको गोला बारूद और जो पिस्टल होती है उसकी बुलेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि इन पूरी संख्या जो है वो 2900 होने वाली है। हालांकि पिछले साल 2023 की शुरुआत में 12,000 राउंड गोला बारूद का ऑर्डर दिया था और तब शेख हसीना के कार्यकाल में ही दिया गया था। तो ये हमने आज आपको बताया कि बर्बाद बांग्लादेश किस तरीके से कंगाल पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत और भारत की सेना तटस्थ हैं। किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना बॉर्डर पर खड़ी है। लेकिन बांग्लादेश से कुछ दिन पहले तक बहुत
अच्छे रिश्तों को लेकर अब भारत सोचने लगा है। भारत के सामने चुनौती है, लेकिन सेना के जवानों के अदम्य शौर्य और साहस पर उतना ही यकीन है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।